नमस्कार दोस्तों दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज हम कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इससे दुनिया में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं और कुछ ऐसा ही हुआ है हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर अंटार्कटिका में। दोस्तों, अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा हिमखंड यानी आइसबर्ग टूटकर वेडल सी में अलग हो गया है, जिसका नाम A76 रखा गया है। आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अंटार्कटिका में तो कई हिमखंड टूटते फूटते रहते हैं। मगर दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यह हिमखंड दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, जिसकी लंबाई 175 किलोमीटर और चौड़ाई 25 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल देखें तो 4320 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप अभी भी अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं कि यह कितना बड़ा है, तो इसके सामने हम भारत के कुछ जगहों के क्षेत्रफल को रखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी राजधानी दिल्ली का क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर है और उसी तरह गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि यह हिमखंड दिल्ली से लगभग 3 गुना बड़ा है। इस घटना पर वैज्ञानिकों के अपने अलग अलग सुझाव हैं। किन्हीं का कहना है कि यह ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं हुआ है और कुछ का कहना है कि इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग ही है। इस हिमखंड A76 को सबसे पहले ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के द्वारा देखा गया। बाद में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह ने इसकी सैटेलाइट तस्वीरें ली। A76 एक बहुत बड़े बर्फ की चट्टान से टूटकर अलग हुई है, जिसका नाम रॉन आइस शेल्फ है। आइस शेल्फ बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स को कहते हैं जो ज़मीन पर बनते हैं। यह बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उससे टूटा हुआ हिमखंड दिल्ली से ज़्यादा बड़ा है, तो बर्फ़ के वैसे चट्टान कितने बड़े होंगे। अब सवाल ये आता है कि आइसबर्ग या हिमखंड कैसे बनते हैं। आइसबर्ग के टूटने का कारण यह है कि जब ग्लेशियर की सतह गर्म होती है तो कहीं कहीं बर्फ़ पिघलकर सुराख बना देती है और वहाँ चलने वाली तेज़ हवाएं भी इसे गलने में और सहायता करती है, जिससे ये सुराख बड़ी बड़ी दरारों में बदल जाती हैं, जिसे हाइड्रोफ्रैक्चरिंग कहते हैं। और जब आइसबर्ग बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर के किनारों से टूटकर समुद्र में तैरने लगते हैं, इस प्रक्रिया को आइस काल्विंग या ग्लेशियर काल्विंग भी कहते हैं। अब अगर आइसबर्ग की साइज की बात करें तो यह एक राज्य या द्वीप के जितने भी बड़े हो सकते हैं। आप A76 का उदाहरण देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि आइसबर्ग बर्फ़ के सभी टुकड़ों को नहीं कहा जाता। आइसबर्ग उन बर्फ़ के टुकड़ों को कहा जाता है जो 5 मीटर यानी 16 फीट से ज़्यादा बड़े हों। अगर इससे छोटे बर्फ़ के टुकड़े हुए तो उन्हें बर्गी बिट्स या ग्रोलर कहा जाता है, जो जहाज़ों के लिए खतरनाक होते हैं क्योंकि यह जल्दी दिखाई नहीं देते। साथ ही आइसबर्ग आधा से ज़्यादा पानी के अंदर डूबा होता है और थोड़ा भाग ही पानी के ऊपर दिखाई देता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े समुद्र में A76 आइसबर्ग तो काफ़ी छोटा है और इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए आपको कुछ फैक्ट्स बता दें। मार्च 2000 में A76 आइसबर्ग से भी कई गुना बड़ा आइसबर्ग, जिसका नाम B15 था, वो टूट कर निकला, जिसकी लंबाई 295 किलोमीटर और चौड़ाई 37 किलोमीटर थी, यानी कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी ज़्यादा बड़ा। लेकिन आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि जब ये आइसबर्ग इतना बड़ा था तो हम A76 को दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग क्यों बोल रहे हैं। तो ये आइसबर्ग बाद में B15 टुकड़ों में बट गया और आज दक्षिण अटलांटिक महासागर में इसके केवल 2 टुकड़े ही बचे हैं जो तेज़ी से पिघल रहे हैं। इसी तरह जुलाई 2017 में एक आइसबर्ग जिसका नाम A68 रखा गया, वह भी अंटार्कटिका के लार्सन सी बर्फ के चट्टानों से टूटकर निकला और समुद्र में हजारों किलोमीटर दूर बहकर साउथ जॉर्जिया आइलैंड से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया था। इसे यह दूरी तय करने में 3 साल का समय लगा। यह आइसबर्ग काफ़ी धीरे पिघलते हैं, तो जब यह जॉर्जिया आइलैंड के पास पहुंचा तो यह अपने ओरिजिनल साइज से 30% छोटा हो गया था। वैज्ञानिकों को यह डर था कि अगर यह साउथ जॉर्जिया आइलैंड से टकरा गया तो इसमें दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पर पेंगुइन और सील्स का आशियाना है। लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला कि महासागर की धाराएं इस आइसबर्ग को दक्षिण पूर्व की ओर धक्का दे रही थी और इसके कारण इसके कई टुकड़े होने लगे और फरवरी 2021 तक इसके कई टुकड़े हो चुके हैं और इसका रास्ता भी बदल चुका है। दोस्तों, कई ऐसे आइसबर्ग पहले भी टूटकर समुद्र में गल चुके हैं, लेकिन अभी भी आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या, हम तो अभी भी सुरक्षित हैं। तो सुनिए, अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा आइस शेल्फ है, यानी बर्फ़ का भंडार।
यहाँ दुनिया का 80% फ्रेश वाटर बर्फ़ के रूप में कैद है। अगर यह सारी बर्फ़ पिघल जाती है तो सी लेवल 60 मीटर यानी 200 फीट तक ऊंची हो जाएगी। रिसर्च के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से हमारी जलवायु में काफ़ी गर्मी बढ़ रही है, जिसके वजह से समुद्री जल का टेम्परेचर और साथ ही ओजोन लेयर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अंटार्कटिका में आइसबर्ग जैसी घटनाएं तेज़ी से बढ़ेंगी और साथ ही इनके गलने से साल 2100 में समुद्र का लेवल ½ मीटर तक ऊंचा हो सकता है और साल 2300 तक यह बढ़कर 2 मीटर हो जाएगी, जिससे बहुत से देशों के तटीय राज्य का समुद्र में समा जाने का खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ी भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। दुनिया में औद्योगिकीकरण के कारण काफ़ी देश ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें देखा जाए तो 2019 तक चीन पहले स्थान पर, अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर था। साल 1992 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है, बनाया गया, जिसमें 192 देशों को जोड़ा गया। इसका उद्देश्य दुनिया में बढ़ रही ग्रीन हाउस गैसों को कम करना था। भारत भी 26 अगस्त 2002 को इस संधि में शामिल हुआ। तो दोस्तों, इस ग्लोबल वार्मिंग को हम अकेले तो रोक नहीं सकते, मगर इसमें अपना छोटा सा योगदान जरूर दे सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का एक ही हथियार है और वह है पेड़। आप जानते ही हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर हमें ऑक्सीजन देता है। समझ लीजिए कि यह खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है और इसके बदले वह कुछ नहीं मांगता, फिर भी हम अपने फ़ायदे के लिए इन्हें काटते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसे इंसान को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका देहांत हाल ही में 21 मई 2021 को हो गया, जिन्होंने 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड से शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य जंगलों को बचाना था।